आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, माना जाता है कि वो चैप्टर जो है पूरे के पूरे 10th सोशल साइंस सीबीएसई का सबसे टफ मुश्किल चैप्टर है। तो देखते हैं कितना मुश्किल है दोस्तों। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो हमें पहले तो ये जानना होगा कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी भावना हमारे अंदर जो उत्पन्न होती है जिससे हमें ये पता चलता है कि हम एक कॉमन कल्चर, एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन डिग्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे हम एक कंट्री बोलते हैं, जिसे हम एक देश बोलते हैं, इसी को देशभक्ति बोलते हैं। तो ऐसी भावना, इज्म का मतलब होता है भावना, आइडियोलॉजी। क्या आप एक ऐसी आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हो जो आपके अंदर समा चुकी है और वही आपकी पहचान बन चुकी है। तो यहाँ पर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में राजाओं महाराजाओं का दौर नहीं था, पूरे के पूरे वर्ल्ड में ही ऐसा था, स्पेशली यूरोप में। यूरोप में भी राजे महाराजाओं का दौर था। अब होता क्या था कि मान लो एक राजे ने एक लैंग्वेज के लोगों पे अपना किंगडम जो है शुरू किया हुआ है, तो दूसरी लैंग्वेज के लोग वो किसी दूसरे रीजन में रह रहे हैं, वहां पर भी वही सेम राजा जो रूल कर रहा है, और उसी सेम लैंग्वेज का जो दूसरा हिस्सा है वहां पर कोई और राजा रूल कर रहा है। मतलब एक कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कॉमन कल्चर नहीं था। कल्चर था लेकिन वो अलग अलग राजाओं के अंडर रह रहे थे लोग। तो लोग चाहते थे कि हमारा एक कॉमन कल्चर हो, एक हमारा देश अलग हो, जिससे हमारी जो कॉमन लैंग्वेज रिप्रेजेंट हो, हम लोग अपनी एक पहचान को सामने रखें। तो इसी को नेशनलिज्म बोला गया। तो ये चैप्टर है हमारा द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो एज यूजुअल आपने 9th में पढ़ रखा है। इसमें रेवोल्यूशन वो दोबारा पूरा पार्ट नहीं हम पढ़ेंगे, लेकिन जो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो उस चैप्टर को आगे बढ़ाएगा वो पोर्शन पढ़ेंगे हम। फ्रेंच रेवोल्यूशन, नेपोलियनिक इरा, नेपोलियन बोनापार्टे ने जो रूल किया, जो उसका राइज पीरियड था, और वो वहां से लेकर जो उसका डाउन पीरियड जहां पर वो हारता है, 1815 में लड़ाई हार जाता है, वहां तक हम पढ़ेंगे। और राइज ऑफ द मिडल एज, यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि जो पूरी जो सोसाइटी थी वो दो हिस्सों में बटी थी। या तो वो पुअर थे, पीजेंट्स जिनको बोला जाता था, गरीब थे, और यहां बहुत अमीर थे जिसको अरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। तो ये दो पार्ट्स में जो सोसाइटी डिवाइड थी। लेकिन ये एक ऐसा पीरियड चला जिसमें मिडिल क्लास राइज होती है, जिसको हम बोलते हैं एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी जो नेशनलिज्म लाने में सक्षम रहती है। तो इसमें जो शुरुआत होती है चैप्टर की वो फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक आर्टिस्ट से होती है। 1848 का जो टाइम है, तो इसमें वो एक पेंटिंग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, एक पेंटिंग बनाता है जिससे वो विजुलाइज कर रहा है कि जितने भी यूरोप के देश हैं वो सारे नेशनलाइज हो रहे हैं। मतलब राजा के जो कंट्रोल से मुक्त होकर वो अपने एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन कल्चर को रिप्रेजेंट करते जा रहे हैं। कि मैं ऐसा विजन, एक ऐसी पेंटिंग बनाऊंगा। तो वो बनाता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाली पेंटिंग थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग, मतलब ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, इसको नोट करके रखिएगा। फ्रेडरिक सोरियो नाम का जो फ्रेंच आर्टिस्ट था, ये फ्रांस से बिलोंग करता, तो इसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिससे पता चलता था कि लोग जो हैं वो जीत चुके हैं, राजाओं के जो तख्त हैं वो गिर चुके हैं, उनके मुकुट गिर चुके हैं, और जो लोग हैं यूरोप के वो नेशनलाइज हो चुके हैं, उनके देश बन चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम जर्मनी कैसे यूनिफाइड होता है, इटली कैसे यूनिफाइड होता है, बल्कान्स रीजन क्या था और उसकी समस्या क्या थी वो पढ़ेंगे, और ग्रीस कैसे इंडिपेंडेंट मिलती है ग्रीस को, वो कैसे इंडिपेंडेंस बनता है। तो ये कंट्रीज है।
देखिए ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने की चीज़ है इस चैप्टर को। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको दरख्वास्त करता हूं हर बार के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपके जो सुझाव है बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं तो वो ज़रूर दीजिएगा। तो दूसरा चैप्टर बहुत जल्द लेकर आएंगे और देखते हैं ये चैप्टर कितना डिफिकल्ट है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।